नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने। आज रविवार है, इस समय सायं के 5 बजे है। आज के इस कार्यक्रम में यानी कविता के बहाने में आज हमने यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है हिंदी के प्रतिष्ठित कवि श्री विनय विश्वास को। पहले हम श्री विनय विश्वास को यहाँ पर इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। श्री विनय विश्वास, नमस्कार। नमस्कार विश्वास जी। नमस्कार नमस्कार उपेंद्र जी। डॉक्टर कैसे हैं? उपेंद्र बहुत रैना, नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन कर रहा हूँ। जी जी बहुत मैं भी सालों के बाद, सालों के जी बाद। मैं भी बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ और मेरी आंखों के सामने वही चेहरा आ रहा है जो लगभग 25-30 साल पहले मैंने आकाशवाणी में देखा था। एक जी जी। खूबसूरत गोरा दुबला पतला छरहरा युवक, क्या क्या दाढ़ी क्या 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 दाढ़ी क्या और जी इतने जी जी। खूबसूरत खूबसूरत डॉक्टर उपेंद्र रैना को मैंने देखा था। तो क्या वही बात है, चेहरा इस समय मेरे मेरे मानस नेत्रों के सामने वही चेहरा इस समय आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के। इतने अरसे के बाद, इतने समय के बाद हम जुड़ पा रहे हैं, तो जी बहुत जी अच्छा जी लग जी। रहा है आपसे बात मुझे करके। भी बहुत अच्छा लग रहा है विनय जी। और जी। इतने वर्षों बाद आपको मैंने खोज निकाला, ढूंढ जी, निकाला। जी, और जी, और बेशक। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कई बार जब कविताएं पढ़ता था या कुछ अपने कवि मित्रों से बातचीत होती रहती थी, तो बार बार मुझे पता नहीं, आप इसको विश्वास करिए कि मैं मुझे मेरे विश्वास बार बार पता नहीं मेरे जहन में क्यों आते थे। मैं कह रहा, हमारे जी, पास एक जी, मित्र आते थे आकाशवाणी में, बहुत अच्छी जी, कविताएं करते थे और हम घंटों भर कविताओं पर बातचीत भी करते रहते थे। जी, जी, लेकिन जी। अब देखिए, फेसबुक का कमाल, सोशल मीडिया का हाँ, इतना हाँ, बेशक, वर्चस्व है, बेशक। कमाल है हाँ, कि आपस में बिल्कुल। हम फिर जुड़ पाए और आपस में जी, फिर हम मित्र बन पाए। ये बहुत जी, अच्छी जी, बात है। तो जी, सबसे पहले विनय जी, अब हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। जी, चंद्रकांता जी हमारे साथ जुड़ गई। आपने नाम जी, सुना होगा चंद्रकांता जी। जी, जी, नमस्कार कश्मीर चंद्रकांत। जी, जी जी, जी, कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन हिंदी की बहुत बड़ी कथाकार है, उपन्यासकार जी, हैं। और जी, मैं आपको परिचित हूँ। जी जी, चंद्रकांता जी को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जी, जी, और वे हमारे इस पटल पर इस समय उपस्थित हैं। बहुत अच्छी बात है। और वे हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं। बड़े गौरव की बात है हमारे लिए। जी जी। हमारे तो लिए मैं बहुत भी मैं गौरव भी की बात है। चंद्रकांता जी को यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज विश्व कविता दिवस है। बहुत बड़ा जी, दिन है आज हमारे जी, लिए। जी, जी, हमारे लिए मतलब जो जी, कवि लोग हैं, जो कविता जी, में रुचि रखते हैं, कविता बेशक, बेशक। जी, कविता लिखने में, पढ़ने में, सुनने में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए निश्चित रूप बहुत से। बड़ा जो है। तो जी, मैं सोच रहा हूँ कि देखिए, आज हमारा कार्यक्रम रविवार को रहता है कविता के बहाने। और चूंकि जी, आज 21 मार्च है और आज के दिन ही विश्व कविता दिवस है, वर्ल्ड पोइट्री दिवस है, डे है। जी, जी, तो जी, इसको सेलिब्रेट करते हुए, इस उत्सव को और आगे बढ़ाते हुए, तो सबसे पहले मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं। और अपने मित्रों को जो इस समय अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको जी, भी। बहुत, तो बहुत मैं चाहता धन्यवाद। हूं कि शुरू में इस दिवस के विषय में आप थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहेंगे। जी, जी। मैं भी सभी दर्शकों और श्रोताओं को, साथियों को, आपको बधाई देता हूँ विश्व कविता दिवस की। यूनेस्को ने ये विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाने के लिए निश्चित किया था और अनेक वर्षों से कम 20 वर्षों से 20 वर्षों से ज़्यादा समय से ये विश्व कविता दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और ये मनाया जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि विश्व में कविता का या साहित्य का कोई विकल्प नहीं है और जिस तरह से अन्य ज़रूरतें मनुष्य की हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत साहित्य की है। क्योंकि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना भर्तृहरि कह गए हैं और ये पूरी दुनिया मानती है इस चीज़ को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमारे मानसिक भाव
अनंत काल तक अनंत हृदयों को प्रभावित करना चाहते हैं। और ये जो अनंत काल तक अनंत हृदयों को प्रभावित करना है, ये केवल हृदय के विस्तार द्वारा ही हो सकता है। और हृदय विस्तार करने का काम साहित्य के अलावा कोई नहीं करता। इसलिए विश्व कविता दिवस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लगातार घटित होनी चाहिए। और जहां तक कविता का सवाल है, कविता तो जिस मनुष्य की बात करती है वो वैश्विक मनुष्य है। क्या बात है, जैसे क्या बात है। जैसे जी जी। संजय कुंदन एक युवा कवि हैं। वो उनकी कविता वो अपनी एक कविता में लिखते हैं कि बच्चे हर देश में एक ही तरह खिलखिलाते हैं, हर देश में सुंदर दिखता है चांद, हर देश में होते हैं मीठे फल, हर देश में माँ जैसी दिखती है एक नदी, जिनके हाथ खाली होते हैं वे हर देश में अपने दुख को ओढ़ते बिछाते हैं। फिर कोई क्यों कहता है कि ये मेरा देश है, वह तुम्हारा देश है। क्या बात है, वाह वाह तो वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बड़ा जब ट्रिब्यूट है तो आज के दिन के लिए। बहुत जी, बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है जी। आज का जो दिन है, वो जिस मनुष्य को संबोधित है, वो पूरी दुनिया में हर देश का मनुष्य है। और विश्व मनुष्यता की बात करने के कारण ये जो विश्व कविता दिवस है, मैं तो ये कहूंगा कि हर दिवस कविता का दिवस होना चाहिए। और कविता उसी तरह से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होनी चाहिए, जैसे ब्रश करना होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल, जैसे सोना होता है, जैसे खाना होता है। उसी तरह से फर्क सिर्फ इतना है कि कविता अगर नहीं मिले तो किसी का शरीर नहीं मरेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी ले, बात है, बहुत अच्छी बात लेकिन है, बहुत। लेकिन मनुष्य केवल शरीर नहीं है। वाह। तो कविता तो वैश्विक प्रेम की बात करती है। डॉक्टर रैना, आप ये आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानेगा। आपने क्या तो बात है। कवियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है। और मुझे याद है जब आप युववाणी में थे, विदेश प्रसारण सेवा में थे, आकाशवाणी में थे, तो मुझ जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को आपने एक राष्ट्रीय मंच उस समय दिया था। और उस समय आकाशवाणी पर आना हमारे लिए एक बहुत बड़े ग्लैमर का पात्र होना था, ग्लैमर के केंद्र में होना था। तो ये अवसर आपने हम बड़े खुश होते थे, कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे लगाते थे, आज देखिए युववाणी पे सुनिए, आप अपने कॉलेज के कवियों को सुनिए। और इस तरह से हम अपनी खुशी को जाहिर करते थे और अपनी खुशी को दूसरों के बीच बांटते थे। तो खुशी बांटने का ये मौका आपने लगातार लंबे समय तक, जब तक आप आकाशवाणी में रहे, आपने युवा कवियों को, लेखकों को दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए इतने साल बाद मिले हैं हम, तो भी ये सिलसिला आपका जारी है। जारी है, यानी क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर उपेंद्र रैना आज भी विनय विश्वास को मंच दे रहे हैं। ये एक उदाहरण है नहीं नहीं, केवल। ये तो विनय जी, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस समय जी मुझे आप जैसे बहुत अच्छे कवि मिले। और इस समय सौभाग्य की बात है कि इस समय आप जैसे मुझे बहुत अच्छे कवि मित्र मिले। ये तो मेरे लिए सौभाग्य, इससे ज्यादा क्या हो सकती है। जी जी जी, इतने सालों बाद। जी जी जी। तो जी अच्छा, नहीं, अब मैं थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जी जी जब जरूर। जब आप उन दिनों कॉलेज की बात, यूनिवर्सिटी की बात करते थे, तो वैसे जी शुरुआत कहाँ से आपकी, आपके जीवन की हुई क्या, कहाँ पर पैदाइश कहाँ है आपकी, यहीं पर? क्योंकि हमारे बहुत सारे आ, मित्र जानना चाहेंगे आप ये इसके बारे में। जी जी जी, मेरा मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ। दिल्ली के पुरानी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में मेरा जन्म हुआ। और सारी पढ़ाई लिखाई मेरी दिल्ली में ही हुई। मेरे पिताजी दिल्ली नगर निगम में नौकरी करते थे। और जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तभी से शब्दों के साथ थोड़ा बहुत खेलने का क्या शौक बात। शुरू हो गया था। उसको खेलना भी नहीं कहेंगे, बल्कि शब्दों के साथ खिलवाड़ करना कहेंगे। तो शब्दों के साथ खिलवाड़ करना कॉलेज के समय से शुरू हो गया था। जैसे शरारती बच्चे होते हैं, वो अपने टीचर की नकल उतारते हैं, तो हम भी वैसे ही किया करते थे। या अपने टीचर का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह से हम भी किया करते थे। और आज सोचकर तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन तुकबंदी से शुरुआत हुई थी कविता की, इसमें कोई शक नहीं है।
तो हालांकि तुकबंदी कविता नहीं होती, ये सब सर्वविदित है, सब जानते हैं, इस बात को मानते हैं कि केवल तुकबंदी कविता नहीं होती। लेकिन तुकबंदी से कविता में एक आकर्षण जरूर पैदा होता है, और वो आकर्षण बचपन को बहुत आकर्षित करता है। ये मेरा जिया हुआ सच है। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ तो याद होगा कि कविताओं की तरफ कैसे रुझान आपका हुआ, तो घर में कुछ ऐसा वातावरण था क्या? नहीं, घर में ऐसा बिल्कुल कोई वातावरण नहीं था, कतई नहीं था घर में। घर में कविता का तो छोड़िए, पढ़ने लिखने का भी वातावरण नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया, मेरे पिताजी नगर निगम में काम करते थे, नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी। और मेरे दादाजी गाँव से आए थे, हरियाणा के एक गाँव से दिल्ली में। डीसीएम, दिल्ली क्लॉथ मिल उस समय हुआ करता था, उसमें जी मजदूर थे वो। जी जी तो जी। वो मजदूर होकर आए थे। और मेरी बहन, जो मुझसे बड़ी बहन है, उषा जैन, और मुझसे छोटी जो बहन है, हम तीनों बहन भाई मिल करके थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करते थे और खेला करते थे। जी तो जी जी। वहीं उस खेल-खेल से ही शायद ये शुरुआत हुई। और उस समय जो सिलेबस में कविताएँ थी, जो हमारे स्कूल के सिलेबस में कविताएँ थी, वो बहुत आकर्षित करती थी। उनके जादू, जैसे दिनकर की कविताएँ खास तौर से। हम्म। अ, दिनकर की कविताओं ने मुझे बहुत आकर्षित किया था, और मुझे बहुत सारी कविताएँ उस समय याद थी दिनकर की, जिनको मैं अकेले में खूब ज़ोर-ज़ोर से पढ़ा करता था, बोला करता था। अच्छा, तो इस बीच में मैं थोड़ा-सा आपको ये बताना चाहूँगा, विशाल मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए, जी, संतोष जी। रैना जी जुड़ गईं, आशमा कौल जी, जी बहुत अच्छी कवियत्री हैं, वो भी जुड़ गईं, जी, भावना शर्मा शुक्ला जी जुड़ गईं, जी। संगीत राजदान जी जम्मू से जुड़ गए, और मेरे परम मित्र हास्य कवि घनश्याम अग्रवाल जी, ये वाह! महाराष्ट्र से जुड़ गए। तो क्या बात है, बहुत वाह! सारे मित्र हुँ। हमारे साथ जुड़ गए, और इस बीच में सत्यकाम भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए। जी, जी, बहुत अच्छा। मैं सभी मित्रों का, सभी आदरणीय व्यक्तित्वों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े वो। इस बीच में वेद प्रकाश सिंह वो भी जुड़ गए हमारे साथ। तो विनय जी, कुछ याद है कि फिर पहली कविता कब आपकी प्रकाशित हुई, और आप विधिवत रूप से कब से फिर एक सचेत कवि के रूप में कविताएं करने लगे? हाँ, पहली कविता वो, जैसा मैंने कहा, स्कूल के दिनों से में ही मेरी एक प्रकाशित हुई थी। उसमें तुकबंदी मैंने की थी। अपने समय पर टिप्पणी करने की कोशिश उस तुकबंदी में थी। और वो कजरारी एक पत्रिका छपती थी त्रिनगर दिल्ली से। उस जी जी। पत्रिका में वो पहली कविता छपी थी। उसके बाद कॉलेज में मैं जब गया तो कॉलेज की पत्रिका में छपी कविताएँ। फिर कॉलेज में एक वॉल मैगज़ीन भी चलाई, हंसराज कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। तो वहाँ से वहाँ थोड़ा खाद पानी मिला इस कविता के शौक को। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय मैंने ये लिया कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था 12वीं तक, कि अब मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं रहूँगा, अब मैं हिंदी को ही मुख्य विषय मानकर पढ़ूँगा। हालाँकि इस निर्णय का विरोध भी हुआ, बहुत व्यावहारिक प्रैक्टिकल डिसीज़न नहीं था। लेकिन ये हुआ अंततः कि मैंने हिंदी ऑनर्स, यानी कॉमर्स और अकाउंट्स को छोड़कर मैंने सीधे हिंदी ऑनर्स विषय को चुना। जी उसका जी जी। कारण उसका कारण केवल यही था कि साहित्य मेरी रुचि के साथ-साथ मेरी ज़रूरत भी बन गई थी उस समय। जी, तो फिर आगे जाकर तो आपने ये सोचा होगा कि अब आप मतलब हर एक कवि की ये इच्छा होती है कि उसका कोई संकलन छप जाए। तो जी, क्या जी। फिर आपकी शिक्षा फिर कहाँ तक हुई, और क्या शिक्षा के अ, दौरान जी, जी। जी, मैंने बीए ऑनर्स किया हंसराज कॉलेज से, फिर एमए किया दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हिंदी में। उसके बाद एमफिल किया और पीएचडी भी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। जी, जी, तो अ, इस बीच पीएचडी का इस विषय क्या रहा आपका? मेरा पीएचडी का विषय था मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध एक कवि हैं। क्या बात है! उनकी जी, 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 उनकी जी। कविताओं पर मैंने काम किया है। नई कविता और मुक्तिबोध। और अब तो मुक्तिबोध पर एक पुस्तक भी प्रकाशित है भारतीय ज्ञानपीठ से, ऐन्द्रिकता और मुक्तिबोध।
तो जी, जी। उसमें जो काम मैंने किया है एमफिल और पीएचडी के दौरान, उस काम के आधार पर ही वो लेखन संभव हुआ। तो आपके तो गाइड कौन रहे उस समय पीएचडी के लिए? मेरे शिक्षक मेरे गुरु डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। जी, जी, जी। अ, जिनसे उस समय पीएचडी और एमफिल के दौरान तो मार्गदर्शन मिला ही। आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं सभी से को सुझाव दूँगा कि वे अपने शिक्षकों से ज़रूर जुड़े रहें। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता है। नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, 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 जी। जी। तो आपके कुछ आपको याद होगा कि आपके समकक्ष, समकालीन कौन-कौन से उस समय जो इन मेकिंग कवि थे उन दिनों? यानी बन रहे थे जी, कवि जी, कवि जी, 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 जी। जी, बहुत जी, सारे जी। ऐसे मित्र होंगे जिनका जी, स्मरण जी। है आपको? निश्चित रूप से। जब मैं अनुसंधान कर रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में बैठना होता था, तो उस समय एक अड्डेबाज़ी जैसा कहें या कहें कि बहुत सारे मित्र वहाँ आया करते थे, जिनमें त्रिलोचन शास्त्री जैसे कवि भी थे। तो उनके साथ उठते-बैठते रहे और इसके साथ-साथ एक अच्छी खासी युवा कवियों की मंडली थी। हमारा एक कविता संकलन भी प्रकाशित हुआ। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद ने उसे संपादित किया, जिसमें 8 नए कवि थे और उन 8 कवियों में अनामिका जिनको अभी जी, जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य मिला है। अकादमी का पुरस्कार जी, मिला। जी। जी, जी, जी। जी, अनामिका भी उन 8 कवियों में थी और हेमंत कुकरेती उनमें थे, गोविंद प्रसाद उनमें थे, चंद्रभान उनमें थे। तो अनेक ऐसे कवि हम उन दिनों साथ-साथ आपस में एक-दूसरे की कविताओं पर बात करते थे, बहस करते थे, कमज़ोरियाँ निकालते थे और बड़ी निर्ममता से आलोचना करते थे एक-दूसरे की। अब वो माहौल वो बिखर गया सब, तो उसको मैं मिस करता हूँ आज भी। तो लेकिन फिर आपस कविता में संकलन। हाँ, जी, जी, कविता से कविता संकलन के बारे में आपने पूछा, तो पहला कविता संकलन मेरा बहुत बाद में 2004 के आसपास आया। 2004 में पत्थरों का क्या है? इस शीर्षक से पहला कविता संग्रह मेरा छपा जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ और हिंदी अकादमी दिल्ली ने उसे साहित्यिक कृति पुरस्कार उस वर्ष का दिया। तो पहला कविता संग्रह मेरा बहुत देर से आया क्योंकि इस बीच एक अरसे तक मैं कविताएँ लिखता और फाड़ता रहा। एक तरह का आत्म परिष्कार के उसमें हालाँकि वो सिलसिला तो अब भी चल रहा है, चलता रहता है, कि जितनी कविताएँ छपी हैं मेरी, उससे कम से कम 4 गुनी कविताएँ मैंने रद्द की हैं। तो हुँ, हुँ। ये मेरी रचना प्रक्रिया क्योंकि मैं ये चाहता था कि जो पाठक तक पहुँचे, वो सर्वश्रेष्ठ पहुँचे जी। और मतलब दुनिया बच्चे को देखे और बच्चे को जन्म देने के पीछे जो वेदनाएँ हैं, वो दुनिया तक ना पहुँचे। मैंने कोशिश ये की। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर जब पहला संग्रह कौन-सा सन कौन-सा था जब ये प्रकाशित होकर आया? वर्ष 2004 में। 2004 में। तो जी। आपके सामने क्या वो संग्रह है कि आप ज़रा दिखाइए, उसके दर्शन कराइए, अभी है हाँ, क्या? हाँ, ज़रूर 1 मिनट दिखा मुझे जी, जी, जी। जी, जी, बस जी, 1 जी। मिनट लगेगा। ये वो संग्रह है पत्थरों का थोड़ा-सा क्या है? बीच में लाइए। अरे वाह! जी, जी, इसका जी। नाम था पत्थरों का पत्थरों क्या है? बीच में ले आइए। ये पत्थरों का क्या है? क्या है? जी, पत्थरों का क्या है? क्या बात है! जी। इसमें इसमें कुछ कविताएँ सुनाइए आप विनय जी। जी, ज़रूर। हाँ जी। अ, इसके मैं थोड़ा-सा ये बता दूँ कि इसके जी, बाद जी। एक एक कविता संग्रह इसके लगभग 14-15 साल बाद तो इतना इतना छपा है। इतना अंतराल क्यों हुआ? क्या कारण था? गैप क्यों आ अ, गया इतना? बस उसका एक कारण तो ये था कि जहाँ नौकरी करता हूँ वो घर से बहुत दूर है। मैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में पढ़ाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में जी, और जी, जी। रोहिणी में रहता हूँ। तो रोहिणी से वहाँ जाने में और आने में और वहाँ क्लासेस लेने में और सारे काम करने में जो समय लगता रहा वो 8-9 घंटे से कम नहीं लगता रहा। तो जी, जी। वो समय मुझे बहुत कम मिला अपनी कविताओं पर काम करने के लिए और रचना प्रक्रिया तो वही थी। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई कविता फेयर की, तो उसके बाद फिर वो दूसरा ही ड्राफ्ट बन गया उस कविता का। पहले वाला ड्राफ्ट रद्द हो गया, यानी फेयर करने की ज़रूरत फिर भी बनी रही।
इसलिए मैं अपनी कविताएं छपने के लिए बहुत कम भेज सका, बहुत ज्यादा प्रकाशन के लिए पत्र पत्रिकाओं में नहीं भेज सका, और यही वजह रही कि संग्रह के प्रकाशन में भी विलंब हुआ। और एक दूसरा कारण ये तो है ही कि प्रकाशक कविताओं को प्रकाशित करना नहीं चाहते, वो उतना बहुत बहुत मुनाफे का संकोच सौदा करते नहीं हैं। था। ये तो जी, शुरू से दिक्कत रही है कि जी, जी, कविता संग्रह प्रकाशित होने में बहुत परेशानी होती है, और जी, जी, कई कई मैं ऐसा कहूंगा कई नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, तब जी, आपका जी, काव्य संग्रह जी, छपता है। जी, कई हाँ, परेशानियां उठानी हाँ। पड़ती हैं इसमें। जी। लेकिन मैंने ये निश्चित किया था कि कविता संग्रह छपवाने के लिए कोई नेगोशिएशन मैं नहीं करूँगा, और वो मैंने नहीं किया। ये खुशी की बात है कि प्रकाशक तैयार हुए और मेरी शर्तों पर उन्होंने कविता संकलन को प्रकाशित किया। तो 2019 में वो कविता संकलन प्रकाशित हुआ, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी जी। उसका शीर्षक है धूप तिजोरी में नहीं रहती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बीच में ले आइए, बीच में, जी, जी, बीच जी। में, बीच में, बीच में, इस साइड, इस जी, साइड। अब अरे जी। वाह, क्या बात है, बहुत। धूप धूप तिजोरी में नहीं रहती, ये कविता संग्रह है। जी। तो ये कविता संग्रह 14-15 साल बाद प्रकाशित हुआ, और नई किताब प्रकाशन से ये प्रकाशित हुआ। तो ये कविता संग्रहों की यात्रा है अभी तक। ऐसा लगता है कि उपेंद्र जी के उसमें कुछ कनेक्टिविटी का इशू शायद हो गया है। जी जी जी। जी जी। हाँ, लेकिन सुनाइए। जी। तो जी ये कविता संग्रहों की यात्रा है, और एक जी। इस बीच जो एक काम और हुआ वो समकालीन कविता पर आलोचनात्मक काम मैंने किया। जो आज की कविता, उसके लिए मुझे 3 साल की छुट्टी कॉलेज से, दिल्ली विश्वविद्यालय से मिल गई, जिसके कारण ये काम मैं कर सका। सन 80-85 से लेकर लगभग 2005 तक की हिंदी कविताओं पर आधारित एक समीक्षा पुस्तक आज की कविता नाम से प्रकाशित हुई। अभी 2019 में उसका दूसरा संस्करण छपा है। तो ये भी राजकमल से ही है, आज की कविता। तो समकालीन कविता पर ये समीक्षा पुस्तक भी मेरी जी जी। आई है, मुक्तिबोध वाली पुस्तक के अलावा। बस प्रकाशन का यही अपना मामला है, बाकी थोड़ा बहुत पत्र पत्रिकाओं में इधर-उधर लिखता रहा। जी। तो अब आप कविताएं सुनाइए, कविताएं। जी, उपेंद्र जी, ठीक है, जैसी आज्ञा। जी और जी। पहली हाँ, कविता जो है, हाँ, कविताएँ सुनाता तीन हूँ मैं कविताएं आपको। सुनाइए जी। क्योंकि कविताएँ ही कवि का परिचय होती हैं असल में, तो बाकी सब बातें तो हैं। जी जी। अ, एक कविता मैं पढ़ता हूँ, बातें तो ये कवियों, बीच बीच में बातें होती रहेंगी, लेकिन मुख्य। जी, 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 जी। जी जी। एक छोटी-सी कविता पढ़ता हूँ, कवियों की कविता है जी ये। इसमें कवियों का परिचय है। कवि क्या करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है या होना चाहिए, या देखें, इसका शीर्षक है हम और हमारी दौलत। तो कविता इस तरह है, जी जी। जीभ नि जीभ निकाले हड्डी के पीछे जो लपक-लपक जाती है, दौड़ पॉपुलर होगी लेकिन हमें तसल्ली, हम तो हिस्से हुए ना उसके। हड्डी के पीछे जो जीभ निकाले हड्डी के पीछे जो वाह वाह लपक-लपक वाह। जाती है, दौड़ पॉपुलर होगी लेकिन हमें तसल्ली, हम तो हिस्से हुए ना उसके। हम हिस्से हैं उस गति के जो धीमी होकर औरों को रास्ता देने में खुश होती है। हम हिस्से हैं उस गति के जो धीमी होकर औरों को रास्ता देने में खुश होती है। हमें तसल्ली, पीड़ा देने वाले नातों को अनदेखा करते जाना इन आंखों ने कभी न सीखा। इस युग में भी आंसू यारो अपनी सी पूंजी लगते हैं, झिलमिल झिलमिल चमका करते, आंखों में रोशनी बढ़ाते। हमें तसल्ली, हमसे कोई निंदित काम अगर हो जाए तो शर्मिंदा हो जाते हैं। कोई करे मुंह भर तारीफ अगर मुंह पर तो मन अब भी सकुचा जाता है। अब भी जब तक चुकता ना हो जाए कर्ज तो छाती पर बैठा रहता है सांस दबाए। बरसों पहले निर्धनता के सन्नाटे में जो आवाज मदद को उठी, उसकी मीठी मीठी गूंज अभी तक रहती जी है जी। कानों में। धन, सम्मान, खुशी, मैत्री, यश चाहे जो हो,
कुछ भी हम थोड़ी अपनी सी कीमत पर दिक्कत कुछ क्यों नेटवर्क हथियाएं। की आ रही है विनय जी जी के जी। साथ। जी जी, हाँ बताइए। नहीं, यहाँ हाँ, मेरी ओर से तो हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, अब हाँ। थोड़ा सा ठीक हो गया, बीच बीच में कुछ ब्रेक हो रहा था। अब सुनाइए सुनाइए। जी जी जी। धन अब ठीक हो गया, सम्मान। लग रहा ठीक है। जी जी। जी धन सम्मान खुशी मैत्री यश चाहे जो हो, कुछ भी हम अपनी कीमत पर क्यों हथियाएं। हम क्यों इसको उसको काट कूट कर अपनी सड़क बनाएं। हमें पता है जिसे खरीदा जा सकता हो वो पल भर में बिक सकता है। क्या बात है, क्या भले बात है। कहीं भले कहीं भी पहुंच ना पाए, भले कहीं भी पहुंच न पाए, लेकिन यह संतोष रहेगा, हम तो हम ही रहे हमेशा। और खुशी से जी लेने को ये पूंजी कुछ कम तो नहीं है। वाह 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 वाह, और बहुत खुशी बढ़िया से बहुत जी बढ़िया। लेने को बहुत ये बढ़िया, बहुत पूंजी अच्छी। कुछ कम तो नहीं। जी बहुत जी जी। धन्यवाद। इसी तरह की एक कविता और पढ़ता हूँ। जरूर जरूर। अ, हाँ। मैं आपको पूरे पूरे स्क्रीन पर लाता हूँ। जी जी। इसी तरह की एक और छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। और ये कविता परंपरा से संवाद है एक तरह से। और इसका शीर्षक है मैं शब्दों का शिल्पी चुप। एक रात पुरखे यूं बोले, वारिस है तू अगर हमारा, हम तक भी कुछ दृश्य भेज, खबरें पहुंचा दे। कितनी बदल गई है दुनिया हम भी जाने। एक रात पुरखे यूं बोले, वारिस है तू अगर हमारा, हम तक भी कुछ दृश्य भेज, खबरें पहुंचा दे। कितनी बदल गई है दुनिया हम भी जाने। कहने लगे कबीर, सच्चाई के तानों से मिलते होंगे साहस के बाने। कहने लगे कबीर, सच्चाई के तानों से मिलते होंगे साहस के बाने। दीवाने अपने घर को फूंक निकलते होंगे पथ पर। माया का घनघोर अंधेरा छंटता होगा, करते होंगे राज पोथियों पर अब अपने ढाई आखर। करते होंगे राज पोथियों पर अब अपने ढाई आखर। तुलसी बोले, गली गली में साधारण घटना सा होगा, अब तो दुख व्रती राघव सा वन को जाना। राजनीति से गायब होगा मंथराओं का ठौर ठिकाना। रघुकुल की अब रीति फूलती फलती होगी, सारे उसे निभाते होंगे, राम राज में रहते होंगे। सच्चे बेर शबरियों के सब खाते होंगे। सच्चे बेर शबरियों के सब खाते होंगे। प्रेमचंद ने कहा, रोटियां सेंकते हुए दादी की ना जले उंगलियां, इसके लिए किसी हामिद को जलन पेट की नहीं दबानी पड़ती होगी। कुआं किसी ठाकुर का नहीं रह गया होगा, हर गंगी को देख स्वयं ऊपर उठ आता होगा पानी। हाड़ कपाती हुई पूस की रात किसी हल्कू को अब तो जबरे कुत्ते से न चिपटना पड़ता होगा। सवा सेर गेहूं का कर्ज चुक गया होगा, चलते होंगे शंकर अपना सीना ताने। बूढ़ी काकी सबसे पहले सारे व्यंजन पाती होगी, हीरा मोती जैसे रिश्ते इंसानों में बसते होंगे। भूख और नाकामी के बंधन अब तो घीसू माधव को तिल भर भी न कसते होंगे। और क्या कहते हैं पुरखे, कविता का अंतिम हिस्सा है। वाल्मीकि ने कहा, क्रौंच हत्या के डर से होकर मुक्त मचलते होंगे। कहा सूर ने सरल गोपियों को, अब शहरी उद्धव कभी न छलते होंगे। बोल उठे रैदास, कठौती की गंगा से अब तो सारे अपनी प्यास बुझाते होंगे। कहने लगे रहीम, प्रेम के कच्चे धागे अब तो साबुत के साबुत रह जाते होंगे। मीरा बोली, अब तो सब सूखे होठों तक स्वयं चला आता होगा अमृत का प्याला। जागे होंगे शेर मांद से भागे होंगे सरपट सभी सियार, पूछने लगे निराला। रात घनी अंधियारा घुप था, रात घनी अंधियारा घुप था, केवल बोल रहे थे पुरखे, मैं शब्दों का शिल्पी चुप था। केवल बोल रहे थे पुरखे, मैं शब्दों का शिल्पी चुप था। ये कविता, बहुत बहुत वाह वाह धन्यवाद वाह, आपके क्या श्रीमान। बात है। विनय जी, बहुत अच्छी कविता, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखिए, इतने जी। सालों में ऐसी कविताओं से वंचित रह गया। बहुत अच्छी अरे कविताएं नहीं, थी। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद ये बताइए, तो फिर आगे जाकर किन किन पत्रिकाओं में आपकी कविताएं छपी। और चूंकि आपका एक संकलन से दूसरे संकलन के बीच में गैप बहुत रहा, अंतराल बहुत रहा, जी जी लेकिन जी। कविता पर तो काम लगातार चलता होगा। हाँ हाँ, बेशक बेशक, क्योंकि जी
पढ़ाने के काम से जुड़ा हूँ तो साहित्य से तो जुड़ा ही हूँ, जुड़ा ही रहा, चाहे किसी भी रूप में जुड़ा रहा। लेकिन ये है कि संग्रह बेशक न छपा हो, पर कविताओं से जुड़ाव तो निरंतर बना ही रहा। थोड़ा बहुत समीक्षाओं को लिखना भी चलता रहा। चंद्रकांता जी के एक उपन्यास पर मुझे याद है मैंने एक समीक्षा इंडिया टुडे के लिए लिखी थी। क्या जी, बात है, क्या तो बात है, आपको याद आ गया। अच्छा, अच्छा। जी, जी, याद आ बहुत गया। जी, वो बहुत बहुत पुरानी, बहुत पहले की बात है। जी, जी। तो समीक्षाएँ लिखता रहा, उस ज़रिए मैं साहित्य को पढ़ता रहा, साहित्य से थोड़ा जुड़ा रहा और कविताएँ जैसा मैंने कहा कि मेरी बहुत ज़्यादा नहीं छपी, लेकिन इसके पीछे दोष किसी पत्रिका का, किसी गुट का या किसी संपादक का नहीं है। दोष मेरा है कि मैं उनको इतना सुधारता रहा कि उनको भेजने का अवकाश मैं नहीं पा सका। लेकिन इसके बावजूद कुछ पत्रिकाओं में कविताएँ छपी, जैसे पत्र-पत्रिकाओं में नवभारत टाइम्स में छपी, जनसत्ता में छपी और हिंदुस्तान में, दैनिक हिंदुस्तान में बहुत कविताएँ छपी। इसके अलावा पत्रिकाओं में अभी आजकल में छपी वागर्थ एक पत्रिका निकलती है कलकत्ता से, उसमें प्रकाशित हुई। नया ज्ञानोदय में भी कुछ कविताएँ प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से कुछ छुट-पुट पत्र-पत्रिकाओं में कथन एक पत्रिका हमारे साथी निकालते थे, उसमें पत्रिका अनभय साँचा एक पत्रिका निकलती थी, व्यंग्य यात्रा एक पत्रिका निकलती है। समकालीन भारतीय साहित्य जो साहित्य अकादमी की पत्रिका है, हुँ, उसमें भी हुँ। उसमें भी कविताएँ छपी और कुछ कविताओं का अनुवाद भी हुआ पंजाबी में। पंजाबी में एक कवि मित्र ने कुछ कविताओं का अनुवाद किया जो पंजाबी की एक अकस एक जी, मैगज़ीन जी। है। जी, बहुत जानी-मानी पत्रिका है वो। जी, जी, जी। जी। तो उसमें वो कविता प्रकाशित हुई। तो इसी तरह से चलता रहा उपेंद्र जी। हुँ। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्य रहा आपका। हाँ, लेकिन हाँ। आपके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, आप अब ये चुपचाप अपना अब हाँ, ये जो बताइए। जी, 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 हाँ, जी, जी। अब ये जो यादों का ज़िक्र हो रहा है, तो याद पर एक कविता मुझे याद ज़रूर, आ रही ज़रूर, 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 ज़रूर। तो जी, देखिए, कविता के बहाने कविता चलेगी, कविता के जी, जी। बहाने आपके साथ कविता पर बातचीत होगी, कविता जी, के ज़रूर। बहाने आपके बारे में बातचीत होगी। वो याद जी, जी। वाली कविता सुनाओ आप, सुनाइए, हाँ, हाँ। सुनाइए। वो याद से ही याद आई मुझे कि देखिए कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो याद रह जाती हैं और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको बहुत विकास करने के बाद हम लोग मिस करते हैं। जी, जी। कविता कविता उन चीज़ों पर उँगली रखती है, जो हम छोड़ते जाते हैं या भूलते जाते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी के लिए वो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो कविता उन पर उँगली रखती है। तो इस कविता में यही एक कोशिश है। सब कुछ है पर याद आती है वही नज़र, जिसको दिखती थी रद्दी कागज़ में पतंग, कंकड़ में गोटी, चिथड़ों में गुड़िया, सड़क पे पड़े रेत में पाँव घुसाकर बना हुआ घर और पेड़ की हर टहनी में लहराती बांसुरी हमेशा। क्या बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सब बहुत सुंदर। सब कुछ है पर याद आती है वही नज़र, जिसको दिखती थी रद्दी कागज़ में पतंग, कंकड़ में गोटी, चिथड़ों में गुड़िया, सड़क पे पड़े रेत में पाँव घुसाकर बना हुआ घर और पेड़ की हर टहनी में लहराती बांसुरी हमेशा। वाह! आवारा आवारा बारिश में रोम-रोम तर करती ठंडी सिहरन, वो सर्दी की धूप, मूँगफलियाँ वो मीलों लंबी बातें, हर मुश्किल को सरल बनाती हुई दोस्ती, बिना किसी कारण के हँसती हुई उम्र या घने अंधेरे में भी मन में खिलने वाला और खिला ही रहने वाला शोक सवेरा। काश मिले फिर वो सांसें, काश मिलें फिर वो सांसें जो बिना हिचक आती जाती हों, एक लम्हा जो बीत गया फिर से जीने को, क्या वो बात है, मन क्या बात है! वो वो मन जिसमें जोश हवाओं को भरना हो, वो बचपन जिसने चलना कुछ सीख लिया हो, हर एक कदम उठाना जिसके लिए मंजिलें तय करना हो। सब कुछ है पर याद आती है वही नज़र, जिसको दिखती थी रद्दी कागज़ में पतंग, कंकड़ में गोटी। वाह, वाह, वाह! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बहुत कविता, बहुत अच्छी धन्यवाद। क जी, जी, तो जी। ये याद जी। से मुझे याद आ गई। जी, याद से याद आ गई। देखिए, याद में से याद निकले तो क कई यादें सामने आएँगी।
खैर, जी, जी। आपसे थोड़ी बहुत ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने अ, कविता पर ही अपना डॉक्टरेट किया है और कविता पर ही जी, जी। आपकी आपका पूरा इतना शोध कार्य रहा है, जी, तो आप क्या समझते हैं कि जो हिंदी कविता का विशेषकर और पूरे जी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो इसका जी, उत्तरोत्तर आगे उसकी यात्रा चलती रही, खास करके जी, 60 के बाद जब कविता और दूसरे रूप में निखर के आ गई, जी। तो आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान में आते-आते ये कविता की गंगा जो है, किस बहाव में बह रही है? देखिए ये बहुत ही क्या कहना चाहिए बहुत लंबी चर्चा का विषय है और शायद इस चर्चा की हम थोड़ी बहुत शुरुआत कर सकते हैं या इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं जो लगातार चल रही है कविता के बारे में। लेकिन किसी अंतिम निष्कर्ष तक हम पहुँच जाएँगे या सर्वसम्मत निष्कर्ष तक पहुँच जाएँगे ये संभव नहीं है। नहीं है, अ, नहीं है। जी। मैं अपनी समझ के बारे में कह सकता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है अ, हिंदी की कविता ने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया है। जो खोया है, वो बहुत कीमती भी है और जो पाया है, वो बहुत व्यर्थ भी है। तो कविता की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। ख़ास तौर से मैं ये महसूस करता हूँ कि जो छपने वाली कविता थी, एक समय ये आया कि उसे कविता का सरल, आसान, सर्वसुलभ प्रवेश द्वार मान लिया गया और उसमें फिर बहुत सारे लोगों ने जो चाहा, वो लिखना शुरू किया। तो जिसको मनमानापन हम कह सकते हैं। तो कविता ने जो यात्रा छंद से मुक्त छंद और मुक्त छंद से छंद मुक्त होने की जो यात्रा की थी और इसके बाद तरह-तरह की लय के जो प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों को बहुत सावधानी से, बहुत सचेत रूप से अपनाने की ज़रूरत थी और जो हमारे पुरखे थे उनकी जो विरासत थी, जी, उसको जी। बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब भारत जैसे देश में वहाँ साक्षरता का दर की दर ही 100% तो आज भी नहीं है ना? एक ऐसे देश में, एक ऐसे समय में अगर कोई आप केवल पढ़ने वाली कविता पर काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि आप एक बहुत बड़े देश-काल से अपने आप को काट भी रहे हैं या आप ये कीमत चुका रहे हैं कविता की। ठीक है? तो ये इस सवाल पर बहुत खुलकर चर्चा, बहस और विचार-विमर्श होना चाहिए। हुआ भी है, लेकिन किसी ख़ास नतीजे तक पहुँची नहीं है बात। आज भी जो जागरूक लोग हैं, वे सब हिंदी की कविता पूरी तरह से समझ नहीं पाते या हिंदी की कविता के साथ जुड़ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि कविता के पास कहने को कुछ ऐसा है, जिसे वो आसान भाषा में नहीं कह सकती। लेकिन समकालीन कविता के पास ऐसा कहने को कुछ नहीं है। मुक्ति के बोध जैसे कवि के पास ऐसा कहने को कुछ था, जिसे वो आसान भाषा में, आसान शिल्प में व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो जो दुरूहता थी वो दुरूह शिल्प था या भाषा थी, वो मुक्तिबोध की मजबूरी थी। लेकिन आज के कवियों की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आज के कवियों का अपना चुनाव है कि वो किस तरह की काव्य भाषा में बात करते हैं। ये इस काव्य भाषा को जनता की काव्य भाषा के निकट आने की ज़रूरत है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये किसी शर्त पर नहीं, मतलब किसी कारण से नहीं, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि जनता के पास जाकर जनता में पॉपुलर होना है या पैसा कमाना है या नाम पैदा करना है। अ, अगर हिंदी कविता की विरासत इतनी संपन्न है, अगर उसमें कोई कवि 1-2 कविताएँ भी अपनी तरफ से जोड़ पाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई गंभीरता से कविता को, कविता कर्म को अगर गंभीरता से ले और जो अपने सामने आने वाले मुश्किल सवाल हैं, उन मुश्किल सवालों को भी डील करे तो। इन मुश्किलों से बचने की एक प्रवृत्ति मुझे लगता है कि हिंदी की कविता में है। यानी बहुत आसानी से आप गद्य में चाहे जो लिखते रहें, उसकी कोई परीक्षा नहीं होती, कोई परख नहीं होती कि वो सचमुच कविता है या नहीं। और अगर आपके संबंध हैं और अगर आप प्रभावशाली हैं, तो आप उसको प्रचारित-प्रसारित कर सकते हैं कविता के नाम पर बड़ी आसानी से। आप पुरस्कार ले सकते हैं, आप सम्मानित हो सकते हैं, लेकिन आप सच्चे कवि नहीं हो सकते। आप अपने समय के, अपने देश के, अपने विश्व के, अपनी दुनिया के, अपने मनुष्य के सच्चे कवि आप
तभी होंगे जब आप गंभीरता से चीज़ों को लेंगे और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। सस्ती लोकप्रियता का मोह आप छोड़ेंगे और वैसी साधना करेंगे जैसी हमारे यहाँ बहुत सारे कवियों ने की है। मतलब अकेले मुक्तिबोध नहीं, भक्ति काल के कवियों ने कितनी बड़ी साधना की है। कोई नहीं चाहता था कि मुझे कबीर नहीं चाहते थे कि कबीर को क्या पता था कि कोर्स में लगेंगे वो उन पर शोध होंगे, तुलसी को क्या नहीं पता नहीं, बात था? बिल्कुल बहुत सार्थक जी, बात कह रहे हैं आप। जी जी। जी, जी। तो एक तरह का कैरियरिज़्म है जो मैं कविता में देखता हूँ और ये देखकर बहुत दुःख होता है कि इतनी संपन्न परंपरा के वारिस और ये बहुत बारीक है। मतलब इस कैरियरिज़्म को पहचानना कवि के लिए तो आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कवि को लगता है जो मैं करता हूँ वो ठीक करता हूँ, लेकिन वो एक तरह के कैरियरिज़्म का शिकार हो रहे हैं कहीं न कहीं। और इस दृष्टि से कि परंपरा में कुछ जोड़ने वाली कविता हो, इस दृष्टि से कि आम जनता को बल देने वाली कविता वो लिखें। ऐसी कविताएँ खासकर कविताओं की भाषा जो है वो एक बड़ी रुकावट है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कुछ लोग उससे जुड़ भी पाते हैं, कुछ लोग उससे प्रभावित भी रहते हैं, मुग्ध भी रहते हैं और उसकी मीमांसा करते रहते हैं, अहंकार के चरम शिखर पर बैठकर। जी जी लेकिन जी। लेकिन उससे कविता की स्थिति सुधरती नहीं है। आम जनता की नज़रों में सच्ची हिंदी कविता का सम्मानित होना अभी बाकी है और ये 60 के बाद की कविता के लिए बड़ी चुनौती है। जी, जी, जी। तो अच्छा, जी। इस बीच में विशाल मिश्रा जी का ये याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि तेरी टूटन है मेरा जश्न, ये कविता आप सुनाएँ। तो ख़ैर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अच्छा, ये जी, याद जी। रखिएगा कि विशाल जी जी, आपसे जी। ये कविता सुनना चाह रहे हैं। जी, तो ठीक, अच्छा, जी, जी। आकाशवाणी से तो आप बहुत ही जुड़े रहे, बहुत सालों जी, तक। जी। तो जी, जी। आपको क्या लग रहा है कि एक हमारी कविता को हमारी कविता, जब मैं कहता हूँ, मैं वो केवल हिंदी कविता की बात नहीं करता हूँ, भारतीय कविता की बात करता हूँ। जी। भारत की कविता को बहुआयामी रूप प्रदान करने में आकाशवाणी की कितनी भूमिका रही है? ये बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आकाशवाणी में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस काम में लगा दी है, समर्पित कर दी है और बिना अ, किसी प्रतिफल के समर्पित किए क्योंकि नौकरी तो किसी भी तरीके से हो सकती है। नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि उपेंद्र रैना जो हैं वो नए कवियों को खोजते फिरें या अच्छे-अच्छे कवियों को ढूँढ-ढूँढ कर बुलाएँ। ये करने की ज़रूरत नहीं है उनको। जो उनको स्टूडियो में आ रहा है उसी को वो प्रोग्राम देके अपनी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन आकाशवाणी में बहुत अच्छे लोग रहे हैं हमेशा ही और जो अन्य भाषाओं में भी जो आकाशवाणी ने काम किया है वो बहुत रिमार्केबल है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका मूल्यांकन होना चाहिए और इस पर एक पीएचडी ज़रूर किसी न किसी विद्यार्थी को, किसी विभाग के विद्यार्थी को करनी चाहिए कि आकाशवाणी का भारतीय साहित्य के प्रचार-प्रसार में योगदान। मेरी जानकारी जहाँ तक है इस विषय पर अभी तक रिसर्च हुई नहीं है, नहीं, तो एक नया विषय होगा। पुस्तकें तो बहुत सारी लिखी गई हैं। हमारे अच्छा, आकाशवाणी के, दूरदर्शन के अच्छा। कई जी, जी। मित्रों ने आकाशवाणी के की जो अलग-अलग विधाएँ हैं, उन जी, पर जी। कार्य किया है। लेकिन जी। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टरेट के रूप में किसी का विषय हो, हालाँकि हाँ। देखिए, भूल-चूक माफ़, हो सकता है किसी ने इस पर कार्य किया हो, लेकिन हाँ। आकाशवाणी का अपने आप में भारतीय कविता को बहुआयामी रूप देने में अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है उसकी। और उसकी जी। एक बहुत बड़ी मिसाल है जो आकाशवाणी से सर्वभाषा कवि सम्मेलन हर वर्ष किया हाँ। जाता है, जी, जी, जी। जिसमें अलग-अलग भाषाओं को अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग जी, क्षेत्रीय भाषाओं में उनका ये बहुत अच्छा चयनित कविताओं का अनुवाद किया जाता है। ये ये बहुत बड़ा बहुत ही अपने अच्छा आप में। जी, जी, जी। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, निश्चित रूप से और ऐसे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी जो केवल आकाशवाणी में उपलब्ध होंगी। ऐसी हमारी पुरखों की बहुत सारी आवाज़ें जो अब हमारे साथ नहीं हैं शारीरिक तौर पे, तो वो आकाशवाणी में होंगी। तो उन आवाज़ों को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। नहीं, ये बहुत सुझाव आपका बढ़िया है, बीच-बीच में होता रहा है। जो जी, कवि जी। साहित्य प्रेमी, हमारे कुछ अधिकारी हमारे आकाशवाणी के मुखिया के तौर पर उन्होंने काम किया है, जी, तो इस तरह के कार्यक्रम बहुत सारे होते रहे हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जो इस समय हमारे साथ नहीं हैं,
उनकी संग्रहालय में, जो आकाशवाणी आर्काइव्स में उनकी ध्वनि है, उनकी जी, आवाज जी, में रिकॉर्डिंग्स है, जी, वास्तव में उनको सही रूप में उनका प्रयोग होना चाहिए और जी, जी, उनको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उसको लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी जी, 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 अपने आप में वास्तविकता है। तो जी, जी। अब आप वो कविता सुनाइए जो आपके विशाल मिश्रा जी सुनना चाह रहे हैं, तेरी टूटन से है मेरा जश्न। अच्छा, अच्छा। मैं थोड़ी-सी जी, जी। और एक छोटी-छोटी कविताएँ हैं, तो जी। मैं बजाय एक कविता के अगर समय इजाज़त देता हो, अभी-अभी तो समय है, हमारे पास 15 मिनट है अभी, कोई चिंता की बात जी, नहीं। जी, जी, जी। जी। तो मैं कुछ छोटी-छोटी कविताएँ सुनाता हूँ। जो अ, आपकी इच्छा। जी, जी। ये कुछ कविताएँ मैंने कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ बचाने की कोशिश के करते हुए लिखी हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिनके अर्थ या तो विकृत हो गए हैं या कहीं खो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। उदाहरण के तौर पे जैसे राजनीति शब्द का अर्थ पहले था कि मैं देश के लिए क्या छोड़ सकता हूँ? अब राजनीति शब्द का अर्थ हो गया मैं देश को कैसे निचोड़ सकता हूँ, है ना? पहले जो भाई शब्द का अर्थ था जो मुसीबत से उबार ले और अब मुंबई और दुबई के दौर में भाई शब्द का अर्थ हो गया है जो मुसीबत में डाल दे, है ना? शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं, विकृत हो रहे हैं। पहले बुद्धिमान उसे कहते थे जो साथ वाले को भी बुद्धिमान बना दे। अब बुद्धिमान उसे कहा जाने लगा है जो साथ वाले को बेवकूफ बना दे। ऐसे में पहले कोई अगर देर रात घर से जाता तो माँ कहती थी चिंता मत कर चला जा कोई मिल जाएगा। अब कहती है मत जा कोई मिल जाएगा। क्या बात है। देखिए शब्द वही हैं और अर्थ जो हैं वो कितने बदल गए हैं। तो ऐसे जी, में कुछ ज़रूरी शब्दों के अर्थ बचाने की कोशिश मैंने की है। छोटी-छोटी कविताएँ हैं। तो ये निमंत्रण है असल में आइए हम क्योंकि शब्द तो साझे होते हैं, तो हम मिल-जुल कर इन शब्दों के अर्थ बचाने की कोशिश करें। जी। तो एक कविता ये कविता बहुत बहुत सुनी और सराही गई कविता है। ये कविता मैं छोटी-सी कविता है सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है तरक्की और ये तरक्की शब्द का अर्थ बचाने की कोशिश के तहत आप इसे देखें। इतनी सड़कें, इतने वाहन, इतने पुल कभी नहीं थे दुनिया में, कभी नहीं था आदमी इतना अकेला। इतने सारे कानून, इतने सारे अपराध, इतनी सारी नैतिकता, इतने सारे बलात्कार, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे रोग, इतने सारे हथियार, इतने सारे डर, इतने सारे जूते, इतना कम चलना, इतने सारे संपर्क, इतने थोड़े संबंध, इतनी सारी नजरें, इतना कम नजरिया, इतने सारे कपड़े, इतनी थोड़ी शर्म, इतने सारे प्रसाधन, इतना कम सौंदर्य, इतने सारे मकान, इतने थोड़े घर, इतने सारे शब्द, इतनी कम कविता, इतने सारे पत्थर, इतनी थोड़ी कला, इतने सारे लोग, इतने कम मनुष्य, इतनी सारी व्यस्तता और इतने थोड़े काम। बाहरी तरक्की, तुझे दोनों हाथों से सलाम। ये एक छोटी-सी कविता मैंने पढ़ी जो तरक्की शब्द का अर्थ बचाने की कोशिश में थी। और एक और छोटी-सी कविता पढ़ता हूँ, ज़रूरत शब्द का अर्थ बचाने की कोशिश में। वो घूम रही थी, म्याँ-म्याँ करती, इधर से उधर, उधर से इधर। मुझे लगी थी भूख, लगा कहीं उसे भी। रोटी का एक टुकड़ा उछाला उसकी तरफ। उसने सूंघा और छोड़ दिया। शायद पसंद नहीं आई रोटी। पर उसने तो डबल रोटी का टुकड़ा भी छोड़ दिया, सेब का भी, बिस्कुट का भी और यहां तक के दूध भी। पेट भरा हो तो हर चीज छोड़ देता है जानवर। पेट भरा हो तो हर चीज छोड़ देता है जानवर। और देखिए एक और शब्द का अर्थ बचाने की कोशिश करें। क्या बात एक है, क्या बात है। एक और छोटी सुनाइए, सी सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। ये शब्द है मिठास। वाह! जिंदगी की मिठास। अब देखिए कविता। सिंकती हुई रोटी की शक्ल में खिली आग। आग की सबसे खूबसूरत शक्ल तब मुझे दिखती है जब वो रोटी सेक रही होती है। सिकती हुई रोटी की शक्ल में खिली आग, पत्थर बहाते झरने की शक्ल में खिला पानी,
आसमान भरती उड़ान की शक्ल में खिली हवा, फूलों के खिलने की शक्ल में खिली मिट्टी, मैं अपनी बेटी की शक्ल में खिला। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता, क्या बात है, सिख क्या बात है। फिर से बहुत सुनाइए कविता, बहुत फिर से। धन्यवाद। बहुत सिक बढ़िया, बहुत अच्छा। जी जी जी। सिकती हुई रोटी की शक्ल में खिली आग, पत्थर बहाते झरने की शक्ल में खिला पानी, आसमान भरती उड़ान की शक्ल में खिली हवा, फूलों के खिलने की शक्ल में खिली मिट्टी, मैं अपनी बेटी की शक्ल में खिला। मैंने कहा मुक्त बच्चा सबसे अच्छा, वो बोली पापा बच्चा सबसे अच्छा। वाह 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 वाह। मैंने कहा मुक्ता रानी गुड़िया रानी बिटिया रानी है, वो तपाक से बोल पड़ी पापा राने गुड्डे राने बेटे राने हैं। मैंने कहा मेरा मुक्तेश, उसकी बाहें फैल गई, मेरा पापेश। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मैंने कहा मेरा मुक्तेश, उसकी बाहें फैल गई, मेरा पापेश। हम्म। आज भी उसका बचपन मिठास का उद्गम बताता है। आदमी जो बोलता है वही उसके पास लौट कर आता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आदमी जो बोलता है वही उसके पास लौट कर आता है। क्या बात है। और एक और छोटी सी कविता देखें। अच्छा, पहले उससे पहले मैं थोड़ी सी एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। हाँ, जरूर जरूर। ये कविता आपने जो अभी सुनाई, जी मेरे जी विचार में जो आज हम विश्व कविता दिवस मना रहे हैं, मेरा जी आज का ये मनाना व्यक्तिगत रूप से सार्थक हुआ। और जी मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, ये कविता जो आपने विनय जी अभी सुनाई, सही जी माने में जो विश्व कविता दिवस की परिकल्पना है, अवधारणा है, ये इस कविता में निहित है जो अभी आपने सुनाई। बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र जी। बहुत बहुत बढ़िया। मेरा मेरा दिन आज सार्थक हुआ। और जो मेरी तत्परता थी, मेरी इच्छा थी कि ये दिवस हम मनाएं, मैं जी कहता जी हूं कि लाख कविताओं पर आपकी ये कविता आज भारी पड़ गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी, धन्यवाद आपका, बहुत ही धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अ, जी जी। अब सुनाइए, सुनाइए आगे। एक और छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी कविता। जी जी। कविता का शीर्षक है प्यार, और असल में ये प्यार शब्द के अर्थ को बचाने की कोशिश भी है। लड़की मना कर दे तो उस पर कोई तेजाब फेंक देता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। लड़की मना कर दे तो उस पर कोई तेजाब फेंक देता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। कोई उसे ऊंचाई से धक्का दे देता है, बड़बड़ाता मैं तुमसे प्यार करता हूं। कोई उसे परोस देता है बॉस के बिस्तर पर, समझाता देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं। कोई उस पर कार चढ़ा देता है दांत पीसते हुए, सुनती क्यों नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। ऐसे में कैसे कहूं, कैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता है। क्या बात है। ये आज और का विश्व कविता दिवस सार्थक हुआ आपकी इन कविताओं से। और मुझे आशा है कि जो मित्र हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और जो ये कविताएं आपकी सुन रहे हैं, सही मायने में जो आज के हजारों प्रोग्राम्स हो रहे हैं उन पर ये आपकी कविताएं बहुत भारी पड़ रही हैं। आज बहुत अच्छी कविताएं हैं विनय जी। मैं ये आपसे अब हाँ, ये, जी 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 जी, जी आप कुछ वो, कहना चाह, जी हाँ जी बस वही जो कविता एक दो रह गई हैं, वो एक कविता तो वो जो सुनना चाहते हैं मित्र। जी जी, वो कविता सुनाइए, अभी है समय हमारे पास, चिंता मत हाँ करिए। हाँ जी हाँ हाँ। जी, अ, सुनाइए। एक एक और छोटी सी कविता अभी मेरे सामने है। कविता है सुख, जिसकी तलाश सबको रहती है। अ, वो कविता है, शीर्षक है सुख, बहुत छोटी सी कविता है, देखें। वाह। कितना सुखी है वो कवियों के देश में अजनबी, कितना सुखी है वो कवियों के देश में अजनबी। हथेलियों में पुरस्कारों की खुजली नहीं, तलुओं में विद्यार्थियों की छाती रौंदने का अरमान नहीं, कानों में तालियों की प्यास नहीं, आंखों में पूज्य होने की लालिमा नहीं, कुछ भी नहीं जो उसे दुखी कर सके।
वाह वाह वाह। कुछ भी नहीं जो उसे दुखी कर सके। दुख ये सोच सोच के दुखी है। दुख यही सोच सोच कर दुखी है कि ये बेवकूफ सा आदमी बिना बात सुखी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या दुख बात है। दुख ये सोच सोच के दुखी है कि ये बेवकूफ सा आदमी बिना बात सुखी है। और देखिए जिस कविता का जिक्र हो रहा था वो दोस्ती पर कविता है, मित्रता पर। और दोस्ती का जब जिक्र होता है तो मुझे पाब्लो नेरुदा की एक छोटी सी पंक्ति कविता की याद आती है। पाब्लो जी जी नेरुदा चिली जी के जी बहुत बड़े शायर हैं। जी जी हाँ, जी जी जी। तो पाब्लो पाब्लो नेरुदा की एक कविता की एक पंक्ति है दोस्ती के बारे में कि जी वो मेरे जैसा ही एक कुशल बढ़ई था। दोस्त के बारे में कह रहा है कवि। वो हम्म। वो मेरे जैसा ही एक कुशल बढ़ई था। उसकी मुस्कान मेरी रोटी थी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप देखें कि मतलब मित्र की मुस्कान कितनी क्या जगह होती है मित्र की मुस्कान की मित्र के जीवन में। ये पाब्लो नेरुदा की कविता में है आया। खैर दोस्ती पर दो छोटी-छोटी कविताएँ मैं आपको सुनाता हूँ। आपका स्वागत है, सुनाइए सुनाइए। जी। पहली कविता है। उस वक्त हमारे पास न कामकाज था न उसका गम। तू और मैं कहीं थे ही नहीं, बस एक शब्द था, हम। वाह। उस वक्त हमारे पास न कामकाज था न उसका गम। तू और मैं थे ही नहीं कहीं, बस एक शब्द था, हम। मेरे भय से तू डरता था। तेरी जेब के चारों पैसे समेट मैं फॉर्म भरता था। मैं रिजेक्ट हुआ मैं रिजेक्ट हुआ तो तेरे हाथों से धैर्य के सिक्के छूटे थे। तेरी नौकरी लगी तो मेरे मन में कैसे लड्डू फूटे थे। वाह हम हम कितना घुट घुट कर बतियाते थे। खेल खेल में एक दूसरे की खुशी के कवर फाड़ते भीतर की थकान और टूटन तक पहुंच जाते थे। हम कितना घुट घुट कर बतियाते थे। खेल खेल में एक दूसरे की खुशी के कवर फाड़ते भीतर की थकान और टूटन तक पहुंच जाते थे। आपस में जख्मों का दर्दे शहद पिया करते थे। मैनेज नहीं करते थे हम रिश्तों को, जिया करते थे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपस में जख्मों का दर्दे शहद पिया करते थे। मैनेज नहीं करते थे हम रिश्तों को, जिया करते थे। अब तू रोता है तो मुझे शक होता है। तू हंसता है तो मुझे साजिश की बू आती है। पता भी नहीं लगता और तेरी टूटन मेरा जश्न बन जाती है। अब तू रोता है तो मुझे शक होता है। तू हंसता है तो मुझे साजिश की बू आती है। पता भी नहीं लगता और तेरी टूटन मेरा जश्न बन जाती है। मेरे मन की हर दीवार एक चमचमाता शोकेस है जिस पर मेरी और मेरी केवल मेरी जीत के सैकड़ों चित्र हैं। जी हाँ, यूं तो हम पुराने मित्र हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता है। बहुत बहुत मन प्रसन्न हुआ आज। और जब हाँ, से हम इसी आज। और जी 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 इसके साथ ही जुड़ी हुई एक दूसरी कविता है, दोस्ती पर ही है ये भी। जी जी, तो ये सुनाइए एक सुनाइए। दूसरा पहलू है। जी जी मिलने जुलने वाले बहुत हैं और दोस्त इन्हें गिने। मिलने जुलने वाले बहुत हैं और दोस्त इन्हें गिने। सोचता हूं तो दोस्त की याद आती है। याद आती है तो मैं अकेला नहीं रह जाता। असहाय नहीं रह जाता। खोया खोया सा नहीं, उदास नहीं रह जाता। सर्दियों की धूप में नहाए आंगन जैसा मन हो जाता है। सर्दियों की धूप में नहाए आंगन जैसा मन हो जाता है जिसमें जी भर बतियाते हैं साथ जिए गए लम्हे। लगता है जैसे अभाव में भाव भर सकता है। मेरे जैसा नाकारा भी कुछ कर सकता है। वाह वाह। जाने कैसा जादू होता है। दोस्त की याद कितनी ऊर्जा देती है। जाने कैसा जादू होता है कि मुश्किलों के राक्षस गायब हो जाते हैं। खुशियों की परियां मुस्कुराने लगती हैं। रास्ते कदम उठाते ही तय हो जाने को उत्सुक होने लगते हैं। निराशाएं उमंगों में बदल कर गुनगुनाने लगती हैं।
मिलकर हमारे हाथों ने जो गर्मी पैदा की थी, उससे धरती पे जमी बर्फ पिघलने लगती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मिल, सुंदर। मिलकर हमारे हाथों ने जो गर्मी पैदा की थी, उससे धरती पे जमी बर्फ पिघलने लगती है, निकलने लगती है उजली हरियाली। अरे, ये मेरी ही जिंदगी है क्या? अरे, ये मेरी ही जिंदगी है क्या? न सही दोस्त, उसकी याद आई, संपन्नता के फूल खिले। न सही दोस्त, उसकी याद आई, संपन्नता के फूल खिले। आज मैं किसको सबसे बड़ी दुआ दूं? जा, तुझे भी एक दोस्त मिले। जा, तुझे भी एक दोस्त एक मिले। दो, वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविताएं, जी, बहुत अच्छी बातचीत, बहुत अच्छा वातावरण बनाया आपने। मन करता है, लेकिन क्या करें, समय का भी उसकी भी अपनी सीमा होती है। तो जी, मुझे जी, जी। ये बताइए कि कविताएं करने के अतिरिक्त आपका और कोई ऐसा शौक है, कोई ऐसी रुचि है, जैसे संगीत में, कला में, या और किसी ऐसे जो जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो आप अपने आपकी रुचि है उसमें? संगीत में रुचि है, लेकिन सिर्फ सुनने तक। अच्छा अच्छा। और जैसे अच्छा खाने-पीने में बहुत रुचि है, लेकिन सिर्फ खाने-पीने तक। मैं कुछ बना नहीं पाता हूँ, कुछ भी अच्छा। अच्छा। जी। जी। अ, लेकिन चाय मैं अच्छी बनाता हूँ, चाय मैं बना पाता हूँ बस। चलिए, जब हुँ। कभी मिलेंगे तो आपके हाथ की चाय ज़रूर, चखेंगे ज़रूर, जरूर। ज़रूर, ज़रूर। लेकिन मैंने सुना आप गाते बहुत अच्छा है। नहीं, 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 ये तो आपने गलत सुना। जी, जी जी मैं जी जी। मैं गान काश कि मैं गा सकता होता, मन तो बहुत करता है, लेकिन काश कि मैं गा सकता होता, लेकिन मेरे गाने के लिए शायद बाथरूम ही सबसे सही जगह है, तो या ऐसी कोई जगह है जहाँ कोई सुन ना रहा हो। जी, 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 जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, देखिए, मैं चाहता हूँ कि बातचीत का वातावरण ऐसे बने कि जिसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ कोई कुछ तरह की बातचीत ऐसे होती है जिसमें एकदम माहौल टेंस हो जाता है, आप एकदम जी, जी, सोच-विचार में पड़ जाते हैं। देखिए, जी, जीवन तो पल-पल में जीने से क्या मज़ा है। जीवन को जी। सामूहिक रूप से, समस्त रूप से जिए, जी, और उसमें बिल्कुल, बिल्कुल, उतार-चढ़ाव बिल्कुल। आते रहेंगे विनय जी। आते रहते उन हैं, आते रहते आते रहते हैं, और उनको, हैं। बिल्कुल। उन उतार-चढ़ाव जो आते रहते हैं, उनको ये आभास मत दीजिए कि आप हम आपसे घबरा रहे हैं, हम आपसे जी, जी। आतंकित हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी तो एक कवि हृदय आसानी से ये जी, सब कठिनाइयाँ और ये सब परेशानियाँ पार कर जी, देता है। बिल्कुल। तो जी, बिल्कुल। तो फिर पिछले 1 वर्ष में तो आप तो लगभग, आपके कॉलेजेस वगैरह खुल गए क्या? अभी कॉलेज जाना होता है क्या? नहीं, आंशिक तौर पे खुले हैं। पूरे विद्यार्थियों को अभी कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये महामारी जो अभूतपूर्व है, जो हमारे समय का अभूतपूर्व संकट है। ये संकट, हालाँकि इसके कुछ उजले पहलू भी हैं, जो दिखलाई देते हैं। मसलन प्रदूषण पहले की तुलना में थोड़ा कम हुआ। जब लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा कि वो पशु-पक्षी जो जिनके लिए जो पूरी धरा पर विचरण किया करते थे, उन्होंने फिर से विचरण करना शुरू किया सड़कों पर, ये है ना? बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जी, जी। जैसे शादी में या मतलब अलग-अलग अवसरों पर जो लोगों का इकट्ठा होना था, वो बहुत ज़रूरी नहीं था, और उसके लिए जो शान-ओ-शौकत और दिखावे के लिए लोगों की उम्र गुज़र जाती थी कि शादी में लिया हुआ कर्ज़ उनको चुकाना है, इसके लिए। शादी इतना बड़ा एक निम्न मध्य वर्ग के लिए ख़ास तौर से संकट हुआ करता था। उस संकट का हल ये निकल आया कि देखिए साहब, इस तरह से भी हो सकती है शादियाँ। बहुत सादगी के साथ भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी इसके पॉज़िटिव पहलू हैं, लेकिन इसके बावजूद अंततः ये एक अभूतपूर्व संकट तो मनुष्यता के सामने आया है, और जिसमें बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी कोई बीमारी आएगी जिसमें चीज़ों को छूने से भी डर लगने लगेगा, चीज़ों के क्या भी बात पास है! जाने से डर लगने लगेगा। तो ये एक अभूतपूर्व बीमारी है। मैं नहीं जानता कि किस किस वजह से ये क लेकिन जिसने भी ये वायरस, जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं इसके लिए, वायरस ये प्रयोगशाला में बना है, कहीं न कहीं से तो आया ही होगा। तो जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं, वो मनुष्यता के उनसा बड़ा अपराधी शायद ही कोई हो। उनको इस समय का हिटलर कहा जाना चाहिए।
देखिए, पूरी गलत तरीके से किसी भी चीज को छूने में बिल्कुल मनाही होनी चाहिए। उसमें उसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए, लेकिन जी, जी। जो मन और मन का स्पर्श है वो बरकरार रहना चाहिए। हाँ, आप वो बहुत बड़ा है, वो बहुत वो बड़ा है। ये वो ये सबसे ये बड़ी हाँ, उपलब्धि और सबसे बड़ी बात वही है, वही अब जैसे इसी में जीवन है। जी। आप देखिए देखिए डॉक्टर साहब, जैसे खाली समय है तो किसी कलाकार और किसी लेखक, किसी सृजनशील व्यक्ति के लिए खाली समय तो ऐसा होता है जैसे जौहरी के लिए हीरे मोती हों। तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है खाली समय। कोरोना के समय ने, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ था, अब भी काफ़ी हद तक ऑनलाइन है। तो ये एक अवसर दिया कि लेखकों के पास, जैसे मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था कॉलेज, तो मुझे ये थोड़ा-सा समय मिला, तो उस समय का मैंने थोड़ा-सा सदुपयोग किया। हो सकता है उसका फल आगामी समय में सामने आए। मैंने कोशिश की, हिंदी की जो मेरी नज़र में सबसे बड़ी कविता है, रामचरितमानस। बहुत मैंने बढ़िया, बहुत अच्छा जिक्र किया आपने। जी जी। जी, जी। मैंने कोशिश की इस संकट के समय में मैं उसको पढ़ूँ। मैंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा, मैंने स्वयंभू की जो जैन रामायण है उसको पढ़ा, और मैंने फिर बाबा तुलसी की मानस को पढ़ा, और फिर क्या बात है, क्या बात है। जो मेरे शिक्षक ने एक पुस्तक लिखी है, लोकवादी तुलसीदास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की लिखी हुई पुस्तक है, और बहुत बहुत ही क्रिएटिव क्रिटिसिज्म है वो, बहुत ही सृजनात्मक आलोचना है। उसको बहुत पढ़ा, बढ़िया। और इस सब से मेरा मन बना कि मेरा मन किया, मेरी इच्छा हुई कि मैं भी रामचरितमानस पर अगर कुछ लिख सकूं तो ये बहुत अच्छा हो। तो ये जो समय है, ये अगर एकांत नहीं मिलता, ये मेरा तो एक उदाहरण है। अब जैसे चंद्रकांता जी यहाँ मौजूद हैं, कथाकार हैं, तो वो अगर कोई जैसे उनके लिए वो समझती हैं निश्चित रूप से कि एकांत किसी लेखक के लिए, और खास तौर से कथाकार के लिए तो और ज़्यादा, और किसी आलोचक के लिए भी, किसी भी साहित्यकार के लिए बहुत एकांत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अवसर तो कोरोना के काल ने दिया, लेकिन जिस कीमत पर दिया वो बहुत बड़ी कीमत थी। इसलिए वो बात से बहुत। ये महामारी खत्म होनी चाहिए। मतलब मैं ये दुआ करता हूँ इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि पूरी दुनिया से विश्व कविता की इससे बड़ी इच्छा नहीं हो सकती। इससे बड़ा सपना आज की तारीख में नहीं हो सकता कि ये कोरोना महामारी पूरी दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और हम एक दूसरे को जीतने के बजाय, एक दूसरे को जीतने के लिए युद्ध करने के बजाय, या हम कूटनीतियाँ हम हम चलाने के उनका बजाय, हम उनका हम मन जीत ले। जी, जी, और जी। और और हम बात उनसे बहुत। कविता की भाषा में बात करें, इंसानियत जी। की भाषा में बात करें। इंसान है। इन जी जी। इंसान है तो इंसान की तरह से रहें। बस यही क्या बात, मैं कहना चाहता हूँ। क्या बात है। और आज विश्व कविता दिवस पर ये बहुत बड़ा मंत्र दिया आपने, और सही मायने में विश्व कविता का यही संकल्प अब आज होना चाहिए कि हमें इस महामारी से जितना जल्दी हो सके उससे जल्दी हमें छुटकारा मिलना चाहिए, ताकि हम संपूर्ण मानवता के प्रति अपना उसको जीवित रखने के लिए अपना योगदान दे सकें। जी, विनय जी, बिल्कुल विनय सही जी, कहा। विनय जी, बहुत अच्छा लगा। आज आप उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस कार्यक्रम कविता के बहाने में जी, आप आए। आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, बहुत अच्छी बातचीत हुई, और सही मायने में विश्व कविता दिवस के लिए ये एक बहुत बड़ी देन है। मैं पुनः जी। आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन इस बीच में जितने भी हमारे मित्र जुड़े उनके लिए आप दो शब्द कहना चाहेंगे? मैं उन सभी मित्रों का बहुत-बहुत आभारी हूँ, जो मित्र जुड़े हैं, क्योंकि आज के समय में अगर कोई भी जुड़ता है समय निकाल कर, तो ये वो अपनी तरफ से प्रयास करके ही जुड़ सकता है, बिना प्रयास किए कोई नहीं जुड़ता है। तो उन्होंने प्रयास किया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और मेरी कविताओं में, इस बातचीत में और इस कार्यक्रम में, जो बहुत अच्छा कार्यक्रम आप डॉक्टर उपेंद्र आप करते हैं, और इसके लिए आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। कि इस तरह की बातचीत ये मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे जैसे चौपाल पर, जैसे पान की दुकान पर, जैसे चाय के ठेले पर 2 लोग मिलकर बात कर रहे हों, तो उसका आधुनिक रूप यही है। उसका आधुनिक रूप यही है कि फ़ेसबुक पर आप जैसे
कवियों कलाकारों के साथ बात करते हैं। अभी किशन भान जी के साथ आपने बात की, मैंने सुना, बहुत अच्छी बातचीत थी। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा काम है। ये काम असल में कविता को करना चाहिए, कवियों को करना चाहिए। डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना, ये आपके कविता प्रेम का सच्चा सबूत है और मैं आपको इसके लिए प्रणाम करता हूँ। मैं आभारी तो मैं हूँ कि आपने अवसर दिया, कि एक बार फिर अवसर दिया। यानी शुरुआत में जब जीवन हम शुरू कर रहे थे, जवानी जब शुरू हो रही थी, तब आपने अवसर दिए लगातार, और आज फिर आपने इतने समय के बाद याद किया, तो बहुत अच्छा लगा आपको देखना, आपको सुनना। जितनी कुशलता के साथ आप संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, तो ये कार्यक्रम आप जारी रखें, और जैसे-जैसे समय मिलेगा मैं ज़रूर इसके साथ जुड़ूँगा। और मैं अपने जो लोग जुड़े हैं उन सबसे ये कहूँगा कि डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप ये निश्चित मानकर चलिए कि उसमें कुछ न कुछ आपको मिलेगा। मैं ये अपने को बहुत कहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद मेरे विश्वास जी। मैं आपका हृदय से जी, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार करता हूँ आपको। जी, नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद में आज कविता के बहाने हमारे विशेष अतिथि थे प्रतिष्ठित कवि श्री विनय विश्वास। उनसे हमने बातचीत की और इसके साथ ही मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।